जय हिंद दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। घटना चक्र रेलवे का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 76। ठीक है, किसी बटुए में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे हैं। यदि इनका कुल मूल्य 22 रुपये 50 पैसे हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी तो ऑप्शन से कहीं बाहर से तो होगी नहीं। ठीक है, अगर 30 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो 4 सिक्के मिलकर क्या बनाते हैं 1 रुपये। तो 30 सिक्कों को 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाते हैं ना। तो इसी प्रकार 30 सिक्के मिलके 25-25 पैसे कितने रुपये बना देंगे 7.5 रुपये। और 30 सिक्के 50-50 पैसे के मिलके कितना बना देंगे 15 रुपये। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो गए 22 रुपये 50 पैसे। कंडीशन यही दे रखी थी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 22 रुपये 50 पैसे होने चाहिए। क्या इन दोनों को जोड़ के 22 रुपये 50 पैसे हो रहे हैं? तो सारी कंडीशन को ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। 4/-24 लेस देन 8, तो 4/8 + 24। तो यहाँ से हम 4/, लेस देन कितना हो जाएगा 32, तो बाई का लेस देन इक्वल टू लेस देन 8। तो अर्थात बाई का सही मान क्या आ रहा है 8। इस सवालों में ऐसे कुछ नहीं है, इससे थोड़ा सा नंबर दे रखा है, आगे पीछे कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा इस सवालों में कुछ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी कितनी संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं जिनके वर्ग का इकाई का अंक 8 होता है। इसके लिए आपको थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81 और 100। किसी भी नंबर के अंतिम स्क्वायर करके देख लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर का अंतिम अंक देख लो, आपको 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 के अलावा कोई भी नंबर नहीं मिल सकता। तो आप देख पा रहे हैं कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक नहीं है, किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक नहीं है। ये नहीं कि आप 10 तक कहो, आप 11 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 121, 12 कर लो 144, 13 का कर लो 169, 21 का कर लो 29 का कर लो 841। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करके देख लो, 2, 3, 7 और 8 किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक नहीं हो सकता है। तो सवाल ने कहा जिनके वर्ग का इकाई का अंक 8 होता है। भाई साहब, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जिसके वर्ग का इकाई का अंक 8 होता है। तो अगली बार आपको पता होना चाहिए 2, 3, 7 और 8 किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1739 में क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 एकम 11, कितना बचा 6, 63, 11 पंजे 55, कितना बचा 8, 11 पंजे 55, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 1। आपको 11 से डिवीजन होने के लिए 11 चाहिए था, आपके पास है कितना 1, अर्थात आपको 11 चाहिए था, 1 है। तो अगर आपको 10 और मिला दिए जाएं तो इस संख्या 1739 + 10 1749 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 80 और संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना दे रखा है 36। अगर a - b का होल स्क्वायर खोल दिया जाए, x² + y² - 2x बाई इक्वल टू कितना हो गया 36। x² + y² का मान कितना दे रखा है 80 - 2x बाई इक्वल टू 36। यहाँ से हम देखेंगे तो 2x बाई का मान आ रहा है 44। तो यहाँ से x बाई बराबर आ जाएगा 22। हमसे यही पूछा था संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल होगा 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होती है 1000। कितने से विभाजित कर दिया जाए 71 से, 71 एकम 71, कितना बचेगा 29 और यहाँ से 0 उतार लिया जाएगा। अब कितना बार दिया जाएगा 4 बार, 4 एकम 4, 7 चौक 28, कितना बचेगा 6। अर्थात आपको 71 से 1000 को भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है 6। आप 1000 में से अगर 6 घटा दोगे
994। ये संख्या भी 71 से पूर्णतः डिविजिबल है, लेकिन आपने घटाया तो ये संख्या रह जाएगी 3 अंकों की, हमको करना है 4 अंकों की। तो आपके पास 6 हैं, आपको 71 बनाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा? 71 बना, 71 हैं, 71 चाहिए है कितने आपके पास? 6। तो आप 65 को और जोड़ दोगे तो संख्या 1000 संख्या पूरी तरह 71 से डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात उस संख्या को बनाना पड़ेगा 1000 प्लस 65, अर्थात 1065 संख्या 71 से पूर्णतः डिविजिबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। B/A पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, 25 से कम 25 चौका, अर्थात B/A का मान आ गया 1/4। तो आप इस इक्वेशन में B का मान 1 और A का मान 4 रख दीजिए। 2 A का मान कितना हो जाएगा? 4 माइनस B का मान 1, 2 A का मान कितना है? 4 प्लस 1 प्लस 2/9, 2 चौक 8 में से 1 निकाला 7 और 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 2/9, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9/9 इक्वल टू 1। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? एक बात बताइए, अगर संख्या 91 है तो 91 का वर्ग, संख्या और उसके वर्ग का योग 182। क्या आपको लग रहा है कि 91 और 91 का वर्ग जोड़ के 182 आएगा? 91 और 91 का वर्ग जोड़ के 182 आएगा? नहीं आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि 182 बहुत ऊपर जाएगा। क्या 13 है और 13 का वर्ग जोड़ दिया जाए तो कितना, क्या 182 आ रहा है? आप चेक कर लो। 13 ये आएगा 169 इक्वल टू 182। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 182 और ये भी 182 हो रहा है। अर्थात जो कंडीशन दे रखी थी सवाल ने, उस कंडीशन को ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 336 और उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो संख्या तो यही है, संख्या यही इनको चेक करना है। उनका योगफल 42 प्लस 8 कितना हो गया? 50। उनका योगफल उनके अंतर, 42 में से 8 निकाला 34। उनका योगफल उनके अंतर से कितना अधिक है? 28। क्या 50 34 से 28 अधिक है? भाई साहब नहीं अधिक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप ऑप्शन ये चेक करो, उनका योगफल 38, उनके अंतर कितना आएगा? 24 में से 14 निकाले 10। क्या उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है? हाँ भाई साहब 28 अधिक है। तो दी गई कंडीशन को ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन का करेक्ट होने इसकी मजबूरी है। अगले क्या दे रखा है क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को उठाया जाता है तो शेषफल क्या होगा? एक संख्या कोई भी मान लो, आप एक संख्या मान लीजिए, आपने के मान ली, 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दी, 5 से गुणा कर दी, ठीक है। के साथ कितना जोड़ दिया? 25 जोड़ दिया। के साथ योगफल को, इतना योगफल आया को 5 से भाग कर दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या घटा दी जाती है। आपने मूल संख्या क्या मानी थी? के। तो क्या प्राप्त होता है? रिमाइंडर, यानी कि जो भी अब प्राप्त होगा वो रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो उसको सॉल्व कीजिए। 5k प्लस 25, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5k हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। 5k से 5k क्या बचेगा? 25/5, तो आंसर आ जाएगा 5 और दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए एवं बी के पास एक साथ मिलाकर 510 रुपए हैं। ए प्लस बी के साथ एक साथ मिलाकर कितना रुपया है? 510 है। सी के पास ए एवं बी की एकत्र राशि से 303 कम है। सी के पास ए एवं बी की एकत्र राशि से 303 कम है। सी के पास ए प्लस बी से कम है ना, तो अगर ये कम है, ऑलरेडी कम है, तो इसको और कम कर दो तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करो, इसमें से घटा दो। आपको क्या चाहिए? आपने क्या लिखा है सवाल ने कि सी के पास ए एवं बी की एकत्र राशि से 303 कम है। सी के पास 303 कम है ना, 303 कम है, आपने अब कम कर दिया तो और कम हो गया ना। तो एक काम करो, इसको बढ़ा दो, तभी तो बराबर होगा, तभी तो बराबर हो पाएगा कि ए सी के पास ए बी की राशि से 330 कम है। तो 303 कम थे, आपने और कम कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कम है तो 303 दे दो, अब बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एवं बी के पास
सी से 70 अधिक हैं, बी के पास सी से 70 अधिक हैं, तो एक काम करो, या तो सी के पास 70 बढ़ा दो या 20 में से 70 घटा दो, अब संख्या बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा है सी का मान, तो यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा, 70 इधर ले जाओ, सी प्लस 70। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बी के पास सी से 70 रुपए अधिक हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मान निकालना है, किसका, ए का निकालना है। तो आप सी की जगह ए का मान रख दो, सी की जगह आप ए का मान रख सकते हो, बहुत तसल्लीपूर्वक रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, बी का ए की राशि निकालना है, ए प्लस बी, ए की राशि निकालनी है, तो आपको ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आगे बढ़ के सी, और सी की जगह मैं क्या रख दूंगा, सी की रख दूंगा बी, सी की रख दो जगह बी माइनस 70 और प्लस 303। क्या बी से बी कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 303 माइनस 70, ये हो जाएगा 233। ठीक है, हमसे ए का मान पूछा था, ए का मान आया 233। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में, मतलब किसी संख्या को k को आपको 36 से भाग देनी थी, लेकिन आपने कितने से भाग दे दी, 63 से, तो आपका सही उत्तर कितना आया, आपका उत्तर कितना आया, 24। तो ये संख्या थी कितनी, ये संख्या रही होगी 24 गुणे 63। कह रहा है इस संख्या का सही उत्तर क्या है, तो संख्या तो क्या है आपके पास, संख्या तो k थी, k का मतलब 24 गुणे 63। इस संख्या को आपको भाग कितने से करना था, 36 से करना था, तो आप 36 से भाग कीजिए, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, तो 6 सत्ते 42, अर्थात उस सवाल का सही आंसर था 42। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या के साथ 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा गया, इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/3 का 1/4 को घटाए जाने पर शेष फल इतना रहता है। तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई संख्या मान लो कि किसी संख्या के साथ 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा गया, इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/3 का 1/4 घटाया, इतना योगफल हुआ। इसमें से क्या 1/3 का 1/4 घटाया गया, पर कितना मिल रहा है हमको, 1/3 प्लस 1/4 हमको प्राप्त होता है, ऐसा सवाल ने कहा है। तो हमको उसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लैंक कीजिएगा, k प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/12 बराबर 1/3 प्लस 1/4। क्या 1/3 से 1/3 शहीद हो जाएगा, हाँ शहीद हो जाएगा, तो क्या बराबर हो जाएगा 1/4 पहले से था, ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस का 1/4, और ये माइनस का जाके उधर ये भी प्लस का 1/12। क्या 12 एलसीएम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 4 तियाँ 12 प्लस 4 तियाँ 12, 12 एकम 12, 3 और 3 6 और एक 7/12, तो इस सवाल का सही आंसर होगा 7/12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांच क्रमांक सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मैंने इस सवाल को पहले भी बताया, इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं। मान लीजिए 3 प्राकृतिक संख्या लिखी है, 3 कोई भी नंबर लीजिए, चाहे सम है चाहे ऑड हो, कोई भी संख्या हो, वो 3 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, मतलब ऑड उनके नंबर ऑफ टर्म हो वो ऑड होनी चाहिए। जैसे आप लीजिए 1 2 3, इनका आप औसत निकालेंगे तो औसत क्या आएगा, 3 और 2 5 और 1 6/3, कितना आया 2, तो ये 2 औसत बीच वाला नंबर आया। आप कोई और नंबर लीजिए, आप लीजिए 2 4 6, आप इसका औसत निकाल के देखिए, 6 4 10 और 2 12, 12/3, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 3 है, कितना आया 4। क्या इनका औसत कौन से बीच वाला आया, आप नंबर 5 लीजिए, 3 5 7 9 11, ठीक है। आप इनका औसत निकाल के देखिए, क्या इनका औसत 3 5, क्या औसत इनका बीच वाला नंबर ही आएगा, चेक कीजिए। 5 और 3 8 7 15 9 24 11 35 नंबर कितने हैं, 2 और 2 4 और 1 5, कितना आया 7। अब देख पा रहे हो कि नंबर जो औसत है हमेशा मिडिल टर्म आ रहा है, जो नंबर है वो हमेशा मिडिल टर्म आ रहा है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, मतलब ये 3 नंबर होने चाहिए या 5 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, 11 होने चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सवाल में दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, चाहे सम हो विषम, उससे बात से कोई फर्क मत पड़ता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होनी चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए, ठीक है। 5 क्रमागत, कोई भी नंबर लिख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन सभी का औसत कितना दे रखा है 40, और हमें पता है कि जो औसत होता है वो मिडिल टर्म होता है, अर्थात मिडिल टर्म कौन सा होगा 40। ये संख्या है कौन सी, ये संख्या है सम संख्या है, तो मिडिल टर्म 40 से इससे पहली वाली कौन होगी 38, इससे पहली कौन सी होगी 36, ये 40 से इससे अगली वाली कौन सी होगी 42, इससे अगली वाली 44, ठीक है। हमसे पूछा पहली संख्या बताओ, तो इससे ये 38 होगी,
इससे पहली संख्या 38 होगी और इससे पहली वाली 36 होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 36। सबसे बड़ी पूछ लेता तो ये 40 है, ये 42 होता और ये 44 होता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 57 कुर्सी तथा मेजों का मूल्य 6,000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये और एक मेज का मूल्य 120 रुपये हो तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कुर्सियों की संख्या नहीं पता है, तो हमने कहा कुर्सियों की संख्या x होगी। कुर्सियों की संख्या कितनी होगी? x। और एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 90 रुपये। के मान लीजिए, k × 90। आगे बढ़ते हैं। अगर एक कुर्सी का मूल्य आपने 90 माना है, एक कुर्सी की संख्या अगर k मानी है, तो टोटल तो 57 था, तो कितना बचेगा? k - 57, सॉरी 57 - k। अगर आपने k कुर्सी मानी है तो 57 - k क्या होंगी? मेज होंगी। एक कुर्सी का मूल्य है 90 रुपये और एक मेज का मूल्य है 120 रुपये। इन दोनों का कलेक्शन कितना दे रखा है आपको? 6,000 रुपये। अब देखिए 90k प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगे 8, 12 पंजे 60 और 8 68। ठीक है, -120 के बराबर कितना दे रखा है? 6,000 दे रखा है। तो 90 के 120 के माइनस का 30 के 6,000 तो पॉजिटिव है, ये 6840 उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 6840। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 840। हमें पता है कि माइनस का 30 के बराबर दे रखा है माइनस का 840, तो के बराबर यहाँ से आ जाएगा 28 × 84 होता है, तो 28। तो कुर्सियों की संख्या आपने कितनी मानी थी? के, तो के का मान 28 आया, तो कुर्सियों की संख्या क्या होगी? 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? तो हमने जब पहला वीडियो देखा था तो उसमें पता था कि 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15 और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 10 और 1 से 100 तक देख लिया जाए तो अभाज्य संख्याओं का कितनी हो जाएगी? 25। लेकिन यहाँ से पूछा है 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या बताओ। 60 से 100 के बीच अभाज्य संख्या निकालो, या आप एक काम कीजिए कि 60 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ना निकाल के आप 50 से 60 तक की अभाज्य संख्याएं बीच में से घटा दीजिए। 50 से 60 कौन सी होंगी? 53 और 59। 53 और 59 दो 50 से 60 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं, मतलब स्वयं और एक के अलावा उनका कोई फैक्टर ना हो, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। एक तरीका तो ये है कि आपको पता था कि 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं 10 और 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याएं 2 हो गई, तो 60 से 100 के बीच 8 रह गई। या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एकदम एक काम कीजिए, एक बार काउंट कर लीजिए। सबसे 60 से 100 के बीच देखना है, 60 से 100 के बीच तो कौन सी संख्या होगी? 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर कौन सा हो जाएगा? 83, 89 और कौन सा हो जाएगा? 91 नहीं होगा, 93 नहीं, और 97, 2 4 5 6 7 8 और कौन सा रह गया? दो संख्याओं का आपको प्राइम नंबर देखने, तो प्राइम नंबर देखिए। प्राइम नंबर कहाँ से होते हैं? प्राइम नंबर आपको 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 2 4 5 6 7 8, ये प्राइम नंबर कितने हो गए? 8 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इससे पहले प्राइम नंबर कौन सा था? 53 और 59, जिनको हमने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 50 से 60 के बीच में आ रहे थे, ये 50 से 60 के बीच में आ रहे थे, इसलिए हमने इनको काउंट नहीं किया। हमको काउंट करना था 60 से 100 के बीच में, हमको काउंट करना था 60 से 100 के बीच में, तो हमने इनको काउंट कर लिया। तो 60 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो रहे हैं? 8 प्राइम नंबर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए अच्छे से, तब तो बेटर है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो नंबर क्या है? 0, 2, 3, 6 और 7 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7, 6, 3, 2, 0। और छोटी से छोटी संख्या बनाओगे तो क्या हो जाएगी? 2, 0, 3, 6, 7। इन दोनों का हमसे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, 5 मिलेगा और 5 मिलेगा, 55 953 मिलेगा, जो ऑप्शन दे रखा है बी में, तो ये आंसर होगा इसका सही। आयकर जब
आयकर जब रुपया में 6 पैसा था तो उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था अब उससे 124 रुपये अधिक देना पड़ता है। अब आयकर रुपया में 8 पैसा है, उस आदमी की आय कितनी है? और तसल्लीपूर्वक देखिए, 1 रुपये में 6 पैसा, 100 रुपये का में 6 मतलब 6%, और 100 पैसे में 6 पैसे मतलब 6%। तो पहले परसेंटेज कितना था? इनकम टैक्स था 6%, और अब इनकम टैक्स कितना हो गया? अब इनकम टैक्स हो गया 8%। तो अब आप देखिए कि कितना इनकम टैक्स बढ़ा, 2%। इनकम टैक्स 2% बढ़ने से आपकी इनकम कितना टैक्स बढ़ गया? रुपए में देखा जाए तो 124। अगर आपकी आय 5800 थी, आपकी आय कितनी थी? 5800 का 2% कितना होगा? 5800 का 2% होगा 116, लेकिन आपको चाहिए कितना? 124। तो हम 6200 देख लेंगे। अगर 6200 का आप 2% चेक करेंगे तो 6200 का 2% आएगा 124, और इस सवाल का भी आंसर दे रखा है 124, अर्थात दी गई कंडीशन को ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 6200। 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? कम से कम घटाना है तो 342 में से अगर आपने 1 घटा दिया बचेगा 341। क्या 341 8 से डिविजल होगा? भाई साहब ये ऑड नंबर है, इवन नंबर से डिविजल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी घटा दो। आपने अगर 1 घटाया तो हुआ नहीं। अब 342 में से अगर आपने 2 घटा दिया बचा 340। क्या 340 8 से डिविजल होगा? तो आप देखेंगे कि 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 हो रहा है, तो 20 बचा, और जब 20 बचा 20 8 से कटता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला 6 दे रखा है और एक 7 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 342 में से अगर हमने 6 घटाया, 342 से 6 घटाया बचेगा 336। क्या 336 8 से पूरी तरह विभाजित होता है? आप चेक कीजिए, 8 चौक 32, कितना बचा? 1 16, 8 दूना 16, अर्थात हम कह सकते हैं कि 342 में से वह छोटी सी छोटी संख्या 6 घटाना पड़ेगा, तभी ये 336 बचेगा, और 336 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। इस तरह के सवालों को हम बहुत तसल्लीपूर्वक कर सकते हैं बिना किसी फार्मूले के। अगर यहाँ पर अगर फार्मूले पे आ जाएं तो हमको फार्मूला समझने पड़ेंगे कि ये कहाँ से क्या फार्मूला लिखा है और क्या पर नहीं लिखा है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको कब तक याद करोगे? क्या क्या याद करोगे? आज को याद किया, कल को भूल जाओगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? आपको 8 की जगह 9 7 5 3 कोई भी नंबर दे दो, आप कैसे कन्फ्यूज हो जाओगे? जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है कोई फार्मूला, तो भूलोगे क्या? भूलते वो चीज़ें जो याद होती है, जो चीज़ याद ही नहीं है तो वो चीज़ भूलोगे कैसे? वो चीज़ भूलने का कोई भी चारा या ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको बहुत तसल्ली हर चीज़ को देखिए। जैसे आपको अगर सवाल लगाना हो गया, आपने अगर फार्मूले रट के गए तो वहाँ पे फार्मूले भूलने की पॉसिबिलिटी है कि आप फार्मूले को भूल सकते हो। लेकिन अगर आप फार्मूले याद ही नहीं है, आपको मेरा नाम याद नहीं है, तो भूलोगे क्या? नहीं। अब किसको भूलते हैं? जो याद होता है। याद किसकी आती है? समझ पा रहे हो? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू दे रखा है, ए इंटू बी इक्वल टू दे रखा है 96050, और ए इंटू सी दे रखा है हमको 95625, और लिखा है बी सी से एक अधिक है। जो बी है वो सी से एक अधिक है, जो बी है वो सी से एक अधिक है, तो बी में से एक और घटा दो तभी तो सी मिल जाएगा, या सी में एक जोड़ दो। बी सी से एक अधिक है, सी से एक अधिक है तो सी में एक जोड़ दिया तभी तो बराबर हो पाएगा। ठीक है, क्या मैं यहाँ को इसको इस संख्या से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और मैं बी की जगह क्या रख सकता हूँ? सी प्लस 1 अपॉन सी, ये हो जाएगा 96050 अपॉन 95625, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन सी। ये 1 कैसे हुआ? सी अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 96050 अपॉन 95625। ठीक है, तो 1 अपॉन सी हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 96050 अपॉन 95625 माइनस 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको करना कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इस सवाल में, और इस सवाल में कैलकुलेशन हमको करनी ही पड़ेगी और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन सी 96050 माइनस 95625 अपॉन क्या हो जाएगा? 95625। ठीक है, तो 1 अपॉन सी इनको डिफरेंस करना पड़ेगा। 50 में से 25 निकाला बचेगा 25, 10 में से 6 निकाला 425, 95 625। अगर मैं सी की वैल्यू देखूं तो लिखना पड़ेगा 95625 अपॉन 425। अब एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे करने बैठो, या दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन का यूज कर लो।
आपको ऑप्शन का यूज करने करना। जैसे आपको पता है कि अगर मैं 25 से काट सकता हूँ, 25 17 की गुणा हो जाएगी, इसको कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देख लो तो आप ऑप्शन को देख के बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा हो जाएगा? आप 5 से डिवाइड करोगे, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा। और स्टार्टिंग में देखोगे 9 को 4 से भाग करोगे, स्टार्टिंग में कितना आएगा? 2, बीच में कोई नंबर आएगा। एक ऐसा ऑप्शन देख लो कि जिसके स्टार्टिंग में 2 और लास्ट में 5 हो। असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा लेट डिसमिस हो गई है, 2 मिनट का वेट कीजिए, अभी लाइट आ रही है। आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं कि ऑप्शन का सहारा कैसे हमको लेना है। ठीक है, ऑप्शन का सहारा हमको कैसे लेना है, ऑप्शन को अपना हथियार कैसे बनाना है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। हमने देखा कि ऑप्शन ये दे रखे हैं 425 ये, तो हमने देखा कि लास्ट में तो 5 आना ही आना है। आप काट पीटी कर सकते हो कि यहाँ से 5 से काटने बैठ जाओ, 25 से काट लो, 17 से काट लो, जैसा मन करे वैसा काट लो, लेकिन करो मत। आपको पता है कि स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, 4 दूनी 8 और लास्ट में 5 आ रहा है। स्टार्टिंग में 2, लास्ट में 5 कौन से ऑप्शन दे रखा है? इसमें नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है। स्टार्टिंग में 2, लास्ट में 5, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो चीज़ सही है। वरना आप 25 से काट सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन चीज़ों से कैलकुलेशन से बचो, जितना बचोगे उतना ही बेटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है? ये लिखा है 0.61, इसका मान देखा जाए तो 0.6, 5 छक्का 30। ठीक है, अब इस तरीके कैलकुलेशन में क्या करते हैं? ऊपर वालों की गुणा और नीचे वालों की गुणा करते हैं। 1 गुणे 51 बटे 20 गुणे 6, तो हमको पता है 51 बटे क्या आ रहा है? 6 दूनी 12, 120। अगर इसको भाग करेंगे तो इसको 12 ही मान लो, तो 12 चौक 48, यानी कि इसको मैं भाग करूँ तो 0.4 के समथिंग आएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप ये देखना है कि समथिंग, इसको अगर मैं भाग करूँ तो ये पॉइंट समथिंग 0.4, इसका मान क्या आएगा? 12 चौक 48, यानी कि 0.4 समथिंग आएगा, और इसका मान 0.6 में। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटी ये 0.6 है, ये भी 0.6 है, ये भी 0.4 है, तो सबसे छोटी संख्या है ऑप्शन सी में। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल प्राप्त होता है। अर्थात लास्ट में शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 2 से गुणा के, मान लो 2 से गुणा की, फिर उसमें 16 जोड़ दो, ठीक है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित कर दो, ठीक है, और इस भागफल में से मूल संख्या क्या मानी थी? के को घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2k प्लस 16 माइनस 2k अपॉन क्या हो जाएगा? 2, तो 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 16/2, इसका मान आ रहा है 8। तो जो भागफल जो शेषफल वो होगा ऑप्शन ए में 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दोगुनी हो जाती है। यदि सन 1940 में बी बैरल तेल खर्च हुआ है तो सन 2000 में बी के कितने गुना बैरल तेल खर्च होगा? एक बात बताइए, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000, ऐसे तो रहा होगा। अगर 1940 में बी खर्च हुआ है तो इसका 2 गुना 2b, इसका 2 गुना 4b, इसका 2 गुना 8b, 8b, इसका 16b, इसका 32b और इसका 64b। तो सन 2000 में कितने गुना बैरल तेल खर्च हुआ होगा? वो 64 गुना तेल खर्च हुआ होगा। इस सवाल का आंसर होगा 64b। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 2 को कितनी बार बढ़ाना है? 6 बार, क्योंकि 40 से जाना है 2000 तो 60 सालें और 10 सालों में डबल हो रहा है, तो 6 बार बढ़ाना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 14, और उन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 20। हमसे पूछा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर पॉजिटिव नंबर निकालते हैं x, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, जोड़ के 34 का आधा 17, और अगर इनका नेगेटिव वाला मान निकालना है तो घटा के आधा कर देते हैं, यानी कि 22 का मान निकालना है, घटा करेंगे 6 का आधा 3। हमसे पूछा है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू 22 अर्थात 17 इंटू 13 3 इक्वल टू 51। इस सवाल का सही आंसर होगा 51। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है और शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को दे देता है और अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपये मिले तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। तो आपको संपत्ति x मत मानो, आप संपत्ति को x ना मान के कोई एक ऐसा नंबर मान लो जिन सभी नंबर से डिविजन हो, मतलब 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 2 2 3 लगभग 12 से कट जाएगा। तो आप टोटल प्रॉपर्टी कितनी मान लो, मानना ही है तो x क्यों मानोगे, आप 12 यूनिट मान लो। ठीक है, अब कह रहा है कि आधी बेच दी तो सेल कितनी कर दी, 12 यूनिट का आधा अर्थात 6 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को दे देता है। तो अपने जो सन को कितना देता है, टोटल कितनी थी 12, बेच कितनी दी 6, तो बची कितनी 6, और इसका भी आधा अर्थात 3 यूनिट कहाँ दे देता है, अपने पुत्र को। और अपनी डॉटर को कितना देता है, अपनी डॉटर को 1/3 भाग, शेष का 1/3। भाई साहब टोटल कितनी थी 12 में से 6 बेच दी, 3 पुत्र को दे दी, बची कितनी 3 यूनिट। 3 यूनिट का 1/3 अर्थात 1 यूनिट किसको देता है, अपनी डॉटर को 1 यूनिट देता है। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,500, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी डॉटर को 12,500 रुपये देता है। लेकिन हमसे पूछा है व्यक्ति की टोटल संपत्ति कितनी थी, तो टोटल संपत्ति तो 12 यूनिट थी और यूनिट का मान है 12,500। अब कैलकुलेशन आप वैसे मत करना कि आप 2 जीरो लिख लिए, 12 पंजे 60 का जीरो हाथ से लगे 6, नहीं। आपको पता है कि 12 की गुणा अगर 12 से करूँगा तो 144 आएगा, अर्थात 12 की गुणा 12,000 से करूँगा तो 1,44,000 आएगा, और 12 की गुणा 500 से करूँगा तो 6,000 आएगा। तो 1,44,000 और 6,000 होते हैं 1,50,000। 1,50,000। इस तरीके से इस सवाल का आंसर होगा 1,50,000। हमने आज 100 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।